ओके, सो इन द कंटिन्यूएशन हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज़ द नेचुरल ब्रॉडनिंग। नेचुरल ब्रॉडनिंग, यहाँ पर हम नेचुरल ब्रॉडनिंग की बात करने वाले हैं। और नेचुरल ब्रॉडनिंग का मतलब जो है कि एटम का जो मूल स्वभाव है उसके हिसाब से जो ब्रॉडनिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, एटम का मूल स्वभाव क्या है? एटम का मूल स्वभाव ये है कि एटम में हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एनर्जी लेवल्स होती हैं। हम सिंपल से बोहर मॉडल की बात कर रहे हैं। फिर फर्दर हमने पाया कि जो एनर्जी लेवल्स होती हैं बिल्कुल प्रिसाइज एनर्जी वैल्यू नहीं रखती हैं। असल में इनके अंदर भी सब लेवल्स होते हैं। तो अगर हम एक एनर्जी लेवल को देखें तो वो एनर्जी लेवल्स जो होती है वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से या करेक्शन मास एनर्जी टर्म का करेक्शन जो होता है उसकी वजह से फाइन लाइन स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं। तो इन सब की वजह से उसमें कुछ फाइन स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक एनर्जी लेवल ई जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी एनर्जी लेवल का एक कलेक्शन होता है। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी कि अंदर इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जाता है, तो इन फाइन एनर्जी लेवल में से कहीं पर भी जा सकता है। तो बहुत थोड़ा सा एनर्जी लेवल का अंतर होता है और उस थोड़े से एनर्जी लेवल के अंतर की वजह से जो हमारे पास आउटपुट में जब रेडिएशन मिलता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी में भी हल्का फुल्का अंतर रहता है। और वो नेचुरल होता है बिकॉज वो एटम की नेचुरल टेंडेंसी है, तो उसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो मतलब होना ही है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग माइक्रो लेवल पर भी होती है, फाइन स्प्लिटिंग होती है। तो इस वजह से आपका ये नेचुरल ब्रॉडनिंग की बात होती है, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स। नेचुरल ब्रॉडनिंग क्या होता है? तो आप लिख सकते हो कि द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ एटम, द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ atom is the spontaneous emission। स्पॉन्टेनियस एमिशन होना उसका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ number of atoms, the rate of decrease of number of atoms in कहाँ पर? लेवल टू। लेवल टू को हम एक्साइटेड लेवल कह रहे हैं। लेवल टू किस वजह से होता है? ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल टू टू लेवल वन इज गिवन एज, ठीक है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन लेवल टू, यानी कि दैट ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम टू टू वन इज गिवन एज। कैसे लिख सकते हो? इसका एक फार्मूला हम लोगों ने इससे पहले लिखा है, दैट इज द dN2 डिवाइडेड बाई dt। ये क्या है? डिक्रीज, ये जो है देखो ऐसा है, इसे मान लो एनर्जी लेवल E2 है, ठीक है, एनर्जी लेवल E1 है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हम N2 कह रहे हैं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो N1 कहते हैं। हम कह रहे हैं कि एनर्जी लेवल 2 से 1 की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये जो N2 है ये टाइम के साथ कम होता जा रहा है। तो कम होने का मतलब है माइनस कर देंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे A21 और प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट 2। तो ये हमारा डिके रेट इक्वेशन है। ये देखो लेफ्ट साइड क्या है, किस तरह से N2 टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। N2 क्या है? नंबर ऑफ एटम्स हैं, और वो माइनस मतलब डिके हो रहा है, और प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम इन द सेकेंड एनर्जी स्टेट या हाई एनर्जी स्टेट। अब ये तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो यहाँ आप लिख सकते हो द सोल्यूशन में रिटर्न एज, द सोल्यूशन में रिटर्न एज। कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो N2 एट एनी टाइम t, चूँकि t के साथ हो रहा है ना, N2 एट एनी टाइम t इज इक्वल टू N2 एट टाइम 0 यानी इनिशियल टाइम e की पावर माइनस A21 t। ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारी सोल्यूशन है। इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है। अच्छा, ये भी हमें मालूम है कि जब एनर्जी लेवल E1 से E2 में जब ट्रांजिशन हो रहा होगा, देख रहे हो यहाँ पर, जब एनर्जी लेवल E1 से E2 से E1 में ट्रांजिशन हो रहा होगा तो यहाँ फोटोन निकलेगा। वो फोटोन की जो एनर्जी है h क्रॉस ओमेगा होगा, और जो बेसिकली E2 माइनस E1 के बराबर होगा। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ड्यूरिंग
transition, the energy of photon, the energy of emitted photon, the energy of emitted photon कितना है भाई, वो हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा, और वो किसके बराबर है, E2 माइनस E1 के। तो भाई इक्वेशन नंबर हम क्या, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 तुम्हारे पास है ही है, इक्वेशन नंबर रहने दो, इसको 2 नहीं दे, कोई इसकी भी आवश्यकता उस तरह से नहीं पड़ेगी। अब हम लिख सकते हैं कि द एनर्जी एमिटेड, इस पूरे प्रोसेस में द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट क्या टाइम, एमिटेड पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमारे पास वो सैंपल है, ग्रेन मीडियम है, उसके यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट टाइम में कितना एनर्जी एमिट हो रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WT से, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ N2 बाई कितनी तेज़ी से एनर्जी लेवल E2 से E1 की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, और हर ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी निकल रही है, h क्रॉस ओमेगा। तो और इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा है कि dN2 बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा मॉड माइनस A21 N2 मॉड h क्रॉस ओमेगा। मॉड का मतलब है हमसे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो WT कितना हो जाएगा, WT जो हो जाएगा वो हो जाएगा A21 N2 h क्रॉस ओमेगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया है कि कितनी एनर्जी एमिट हो रही है यूनिट टाइम इन यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अगर हम इसका सोल्यूशन की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा WT, आपको ये वैल्यू रखनी उठा करके, ये वैल्यू भी हमको यहाँ पर रख देनी है, तो ये हो जाएगा A21 N2 एट टाइम 0 h क्रॉस ओमेगा e की पावर माइनस A21, और ये हो जाएगा T। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन ये है जो दिखा रहा है कितनी एनर्जी एमिट हो रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या, इंटेंसिटी में वेरिएशन, टाइम के साथ इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है ये शो कर रहा है। तो इसके बारे में हम लिख देंगे कि अबव एक्सप्रेशन represented the variation in intensity of spontaneous emitted radiation। ओके, स्पॉन्टेनियस एमिटेड रेडिएशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा जो ये सारा इंटेंसिटी का वेरिएशन है वो हमारा इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट हो रहा है। एक चीज़ आपको मालूम है कि जनरली आपको मालूम होगा कि इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी इज़ व्हाट, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, वो हो जाएगा इंटेंसिटी का अंडर रूट इंटेंसिटी का 1/2 हो जाएगी। तो अगर ये जानकारी है तो हमारे पास इंटेंसिटी का मामला देखो यहाँ पे मालूम है, ओके, और हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो आप लिखोगे द एम्पलीट्यूड associated with spontaneous emission is, the amplitude associated with spontaneous emission is क्या हो जाएगा, E फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू E0 e की पावर I ओमेगा t और e की पावर माइनस A21t/2। अब आप कहोगे सर यहाँ बाई 2 क्यों कर दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पर इंटेंसिटी के अंदर A2t था, तो अगर हम कहें कि इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास ये है A21 h क्रॉस ओमेगा N20 e की पावर माइनस A21t, और इसका 1/2 लोगे तो ये तो जो है ये सब कांस्टेंट में आ गया, मान लो एम्पलीट्यूड के अंदर चला गया, तो ये जो टर्म होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ जब इसका अंडर रूट लोगे तो e की पावर A21t/2 ये आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। ऑल्सो हम जानते हैं कि A21 जो होता है, हमें मालूम है कि A21 जो होता है वो होता है 1/स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का जो टाइम होता है वो है,
सो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया? सो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया ई टी इज़ ई नॉट ई की पावर आई ओमेगा टी ई की पावर माइनस टी अपॉन 2 टी एस पी। ये फार्मूला हो गया। तो हमारे पास ये किसी टाइम टी पर जो एम्पलीट्यूड है ये उसका एक्सप्रेशन हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसका ये एक्सप्रेशन है। हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड से आवश्यकता नहीं है, हमें उसका स्पेक्ट्रम निकालना है, और जब भी हमें स्पेक्ट्रम निकालना होगा तो हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो आपको लिखना क्या होगा कि द स्पेक्ट्रम, हमें लिखना है द स्पेक्ट्रम associated with the amplitude is calculated by considering the Fourier ट्रांसफॉर्म। तो चलिए भाई हम लोग उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है। फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है ओमेगा स्पेस में माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई फंक्शन ऑफ टाइम ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी। ये तो स्टैंडर्ड तरीका होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म का, ये फार्मूला है। अब अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखना चाहें तो हमें यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई नॉट ई की पावर आपके पास क्या भी ई की पावर है आई ओमेगा टी। इवन यहाँ पर ऐसा करें, एक हम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेना चाह रहे हैं ना, तो हम इसको ओमेगा नॉट कर दें। मतलब हम एक तो फूरियर ट्रांसफॉर्म की फ्रीक्वेंसी है, एक हमने जो अपनी रेडिएशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मानी है तो ओमेगा नॉट कर देते हैं। ठीक है, दो जगह ओमेगा नॉट होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट टी ई की पावर माइनस टी अपॉन 2 टी एस पी, और इसका ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी। तो इसको कैसे लिख सकते हो? ई नॉट को अगर बाहर कर दो तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर आई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, और बाहर आ गया टी माइनस ये हो गया आई ओमेगा टी और माइनस टी अपॉन 2 टी एस पी, ये हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला आ गया डी टी। देख रहे हो ना, यहाँ पर खाली इसको कलेक्ट किया है, इनको एक तरफ कलेक्ट कर लिया, इसको एक साथ लिख लिया, और ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब जब फूरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह सब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अब वो ट्रिक हम नहीं लिख रहे हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म पूरा सीरीज़ में नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू 1/2 टाइम टी एस पी प्लस आई ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। देखो यहाँ ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, यहाँ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा, बिकॉज हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया, उसमें जो भी माइनस प्लस आता है सबको मैनेज करने के बाद हमारे पास ये ई आ गया है। ये जो ई है ये एक एम्पलीट्यूड नहीं है, बल्कि ये स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है। फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम स्पेक्ट्रम को शो कर ले जाते हैं। अच्छा, पावर, अब इसके साथ जो एसोसिएटेड पावर है वो क्या होगी? तो आपको अभी आप यहाँ पे लिखोगे द पावर एसोसिएटेड, द पावर, एम्पलीट्यूड जैसा इंटेंसिटी जैसा ही होता है, तो द पावर एसोसिएटेड विथ, द पावर एसोसिएटेड विथ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू, लिख देते हैं, प्रोपोर्शनल टू ई ओमेगा का स्क्वायर। पावर जो होती है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, पावर भी इस स्पेक्ट्रम एम्पलीट्यूड जो आया है उसके प्रोपोर्शनल होगी। तो लाइन से फंक्शन हो क्या जाएगा? सो करस्पॉन्डिंग, सो अब हम बहुत सारा कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपको आंसर लिखने भर का बता दे रहे हैं। सो करस्पॉन्डिंग लाइन शेप, सो करस्पॉन्डिंग लाइन शेप फंक्शन गिवन एज, कैसा हो जाएगा लाइन शेप फंक्शन?
जी ओमेगा, जिसको हम कहते हैं के, और ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 TSP का स्क्वायर। ये एक तरह से वही होगा जैसे x प्लस आई वाई को अगर हम x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। ऐसा ही यहाँ पर हम लोगों ने किया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर k इज, सॉरी यह मल्टीप्लाई होगा, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये जी ओमेगा बराबर क्या हो, के टाइम 1/दिस। ये पूरा इस तरह से फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो के यहाँ पर हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से बाय, अब देखो फिर वही चीज़ है, कुछ एडवांस सी बात हम यहाँ पर फिर कर रहे हैं। बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉर जी ओमेगा, दैट इज़ कौन सी कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये होती है कि अगर आप इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। सो बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉर जी ओमेगा वी गेट, आपने जी ओमेगा की इसको करोगे तो के की वैल्यू जो होगी वो आपके पास हो जाएगी 1/2πTSP, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या होने वाला होगा कि अगर ये आ गई तो आप जी ओमेगा में जो के की वैल्यू है उसकी जगह पर आप इसको रख दोगे, ठीक है। सो जी ओमेगा लाइन से फंक्शन क्या हो जाएगा 1/2πTSP मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला जरा सा मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर है प्लस 1/4TSP का स्क्वायर है। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं 1/2πTSP है, यहाँ पर क्या करेंगे 4TSP स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 1/4TSP स्क्वायर। देख लो एलसीएम ले लिया हमने, इससे क्या होगा 2 कैंसिल हो गया, 2 बचा, TSP का स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो आपके पास जी ओमेगा क्या बचा, जी ओमेगा बचेगा 2 ऊपर बचेगा, TSP इधर बचेगा, नीचे आ जाएगा पाई और यहाँ पर आ जाएगा 4 ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर और TSP का स्क्वायर प्लस 1। ओके, दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन जो कि हम कह रहे हैं जब ब्रॉडनिंग होगी, जब नेचुरल तरीके से ब्रॉडनिंग हो जाएगी, आपके पास नेचुरल ब्रॉडनिंग हो गई, तो नेचुरल ब्रॉडनिंग होने के बाद फिर क्या होगा, नेचुरल ब्रॉडनिंग होने के बाद आपका जो स्पेक्ट्रम आएगा उसमें आपको एक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी दिखाई पड़ेंगी। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी और ओमेगा के बीच में देखें तो हम उम्मीद कर रहे थे कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लेज़र रेडिएशन निकलना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। वो जो लेज़र रेडिएशन निकलता है वो एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज में होता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है, इस तरह का होगा। ये एक सर्टेन रेंज में आपको फ्रिक्वेंसी दिखाई पड़ेंगी। अब ये जो शेप है ये इस फॉर्मूले से दिया होता है, क्योंकि जी ओमेगा क्या है, जी ओमेगा है जो इस तरह के शेप को बताता है कि ये शेप कैसा होगा, ऐसा शेप होगा कि ऐसा शार्प होगा, शेप कैसा होगा, वो आपको यहाँ से दिखाई पड़ता है। तो ये जो ये स्ट्रक्चर है, राइट साइड में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये लॉरेंज फैक्टर कहलाता है, इसको लॉरेंजियन कहते हैं, लॉरेंजियन शेप है ये। जैसे गॉसियन शेप होता है वैसे ये लॉरेंजियन शेप है। तो हमारा लाइन शेप फंक्शन जो है वो नेचुरल ब्रॉडनिंग में कैसा आता है, वो नेचुरल ब्रॉडनिंग में लॉरेंजियन शेप का होता है, जो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर शो कर रहा है। और इसके लिए हमें ये लाइन शेप फंक्शन निकालने पड़ेगा ही पड़ेगा, ये हमारे लिए नेसेसिटी है, हम जी ओमेगा के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो हमें फाइनली जी ओमेगा यहाँ पर निकाल के लाना पड़ा, और वो जी ओमेगा कैसा है, लॉरेंजियन फंक्शन जैसा है। ओके, तो यहाँ पर लिखोगे अबव फंक्शन इज कॉल्ड, above function is called Lorentzian. This is called the Lorentzian. ओके, और कैसा होता है लॉरेंजियन, तो अगर हमारे पास ये जी है, इधर जी ओमेगा का शेप है, इधर आपके पास ओमेगा का हिसाब है, तो आपके पास यहाँ पर हम मान लें कोई
इस तरह से किसी ओमेगा की बात करें और यहाँ से भी हम एक चीज़ इस तरह से कर दें तो ये कुछ ऐसा होगा, लॉरेंजियन शेप। लॉरेंजियन शेप ऐसा होता है। और यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो ये जो पूरा हिस्सा होता है इसको आप कहते हो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। तो जब इंटेंसिटी जो है, जैसे मैक्सिमा है यहाँ पर है, ये पूरा अगर 100 है, अगर ये पूरा 100 लेंथ है तो ये पूरा 50 होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो 50 पर अगर आपने लाइन खींची है उस समय जो ये विड्थ आ रही है इसको हम फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम कहते हैं। तो ये आपका WN हो गया है। नेचुरल बॉन्डिंग के लिए आपकी विड्थ है, कितनी विड्थ फ्रिक्वेंसी है आपके पास, ये आ गया। और यहाँ पर जो ये नेचुरल बॉन्डिंग की विड्थ होती है 1/T SP के बराबर होती है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो G ओमेगा ऐसा भी लिखा जा सकता है 2/पाई। आपके पास जहाँ जहाँ TSP है, जहाँ जहाँ आपके पास TSP है उसको आप लिख सकते हो डेल्टा नेचुरल विड्थ की ब्रॉडनिंग 1/4 ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन नेचुरल विड्थ की ब्रॉडनिंग फ्रिक्वेंसी प्लस 1। स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन, ये देखो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पर निकल आया। और ये फाइनल एक्सप्रेशन किसका है, नेचुरल ब्रॉडनिंग होने पर, जब आपका नेचुरल ब्रॉडनिंग हो रहा होगा आपके लेजर जो निकल रहा है उसके पावर, उसका स्पेक्ट्रम में, तो उसकी लाइन विड्थ फैक्टर क्या होगा, उसका लाइन विड्थ फैक्टर जो है वो इस फॉर्मूले से दिखाया गया है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज़ अ वेरी नाइस एक्सप्रेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द कोलिजनल ब्रॉडनिंग और डॉपलर ब्रॉडनिंग। दोनों को हम अलग लेक्चर में इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि वो दोनों गैसियस फॉर्म वाले लेजर के साथ है, सॉलिड लेजर के साथ नहीं। सॉलिड लेजर के लिए तो ये तो जनरल होता है, सब जगहों पे हो सकता है, लेकिन गैसियस फॉर्म वाले लेजर के साथ हमारे पास ये कोलिजनल ब्रॉडनिंग, क्योंकि वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, तो कोलिजनल ब्रॉडनिंग होती है और डॉपलर ब्रॉडनिंग भी वहाँ पर हमको देखती है। तो नेचुरल ब्रॉडनिंग और कोलिजनल ब्रॉडनिंग होमोजीनियस ब्रॉडनिंग की कैटेगरी में आते हैं, और जो डॉपलर ब्रॉडनिंग होता है वो किस कैटेगरी में आता है, वो कैटेगरी में आता है आपका इन होमोजीनियस ब्रॉडनिंग में। सो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।